अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 दिन 11:30 बजे का वक्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच एक साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक अपनी एक राय देता है, जिसके बाद हर तरफ ये बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और एक साबिक वजीर आजम को आज के रोज इंसाफ मिल चुका है। तो जनाब, उस मुख्तसर राय को जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में पढ़कर सुनाई गई या फिर उसके बाद जो मुख्तसर तहरीरी राय थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी की गई, इन दोनों को पढ़कर मुझे कहीं पर भी एक लम्हे के लिए यह एहसास नहीं हुआ कि जनाब एक साबिक वजीर आजम जिसे आइन की सरबुलंदी के लिए तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया था उसे 44 साल बाद भी इंसाफ मिला हो। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मुतअद्दिद मौकों पर यह दावा कर चुके थे कि वो एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ ये जो 44 साल पुराना केस लगा उसे हर सूरत इंसाफ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गालबन 12 से 13 मैराथन समातें हुई हैं आज तक इस मुकदमे की। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे ये बात भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि काजी फायज ईसा साहब के ऊपर एक इल्जाम था कि वो माजी में रहते हैं। उन्होंने अब तक जितने मुकदमात की समात रखी है वो तमाम तर मुकदमात जो थे वो माजी को दुरुस्त करने के थे और हाल में जो कुछ हो रहा है उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। और ये इल्जाम बहुत हद तक दुरुस्त भी है, हमने इस पर मुतअद्दिद मर्तबा बात भी की है। मगर आज के इस फैसले के बाद एक साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो और फिर एक साबिक वजीर आजम इमरान खान, इन दोनों का जो कंपैरिजन है ट्रायल्स का वो आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी और अहम बात वो ये कि जनाब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाकई ही उस माजी की जो एक ट्रांस था, एक माजी की जो कैफियत थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर, क्या वो खत्म हो चुकी है और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में कोई केसेस लगने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन इस तमाम जो मौजूआत हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मुझे मुख्तसर तहरीरी राय पढ़कर सुनकर कहीं पर भी यह एहसास नहीं हुआ कि साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो राय जारी की है, सबसे पहले उस पर मैं आता हूं, मगर उससे कबल मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको आज की राय, आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, वट एवर आप कोई भी नाम दें इसको, वो आसान अल्फाज में क्या है, उसकी तशरीह क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर आज के रोज में एक साबिक वजीर आजम जिसे जैसे मैंने कहा कि आइन की सरबुलंदी के लिए तख्ते-ए-दार पर झोलना पड़ा था जुल्फकार अली भुट्टो, अगर वो जिंदा होते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला भी होता, वो जिंदा भी होते और फिर आज का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या आज की राय जारी भी हो चुकी होती, तो उसके बावजूद भी एक साबिक वजीर आजम यानी जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगती। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने फैसले में, अपनी राय में यह कहा है कि जनाब हम माजी की गलतियां तस्लीम करते हैं, हम ये मानते हैं कि एक साबिक वजीर आजम यानी जुल्फकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था वो गैर आइनी था, वो कानून के मुताबिक नहीं था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम उस फैसले के मेरिट्स पर नहीं जा सकते, हम उस फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकते, क्योंकि इस पर हमें जो आईनी और कानूनी कदगने हैं हमारे ऊपर, हम इससे आगे मजीद नहीं बढ़ सकते। किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यह बात दुरुस्त थी, मगर जैसे मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अब तक का कंडक्ट देखा जाए तो यह उनके लिए नामुमकिन नहीं था। इससे कबल मुतादिद मौकों पर जहां पर एक साबिक वजीर आजम जिसका नाम इमरान खान है, जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, उसका किसी न किसी केस में अगर बराह रास्त नहीं तो बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक था, तो वहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हर हद तक गए। उन तमाम केसेस की तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, मगर आज सबसे पहले ये जो राय आई है इनके चंद नुकात मैं आपके सामने रखता हूं, ये बड़ी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय में कहती है कि आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी हमें। बतौर जज हम बिला खौफो खतर, बगैर किसी रुगबत और लगाओ बदनीयती से बालातर होकर कानून के बिला तफरीक फैसले करेंगे। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आगे कहते हैं, अदालती तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात भी आए माजरत के साथ, अदालती तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात भी आए जिससे अवामी राय ने जन्म लिया कि अदलिया अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में खौफ और लालच का शिकार है। यह बड़ी अहम और दिलचस्प लाइन है, आप जरा दोबारा सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज अपनी मुख्तसर तहरीरी राय में, जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने तहरीर की है एक साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल सदारती रेफरेंस में, वो लिखते हैं कि जनाब अदालती तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात भी आए हैं जिसमें अवामी राय ने जन्म लिया है कि अदलिया अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में खौफ और लालच का शिकार है। इसी वजह से हम अपनी माजी की गलतियों को खुले दिल से तस्लीम करके खुद एहतसाबी के अमल की जानिब बढ़ना चाहते हैं। हम इस वक्त तक अपनी दुरुस्तगी करके आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम माजी की गलतियों को तस्लीम ना कर लें। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तहरीर करदा इस राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी लार्जर बेंच की मुतफिका राय में वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदालती तारीख में ऐसे मुकदमात आए हैं जिनमें अवामी राय ने जन्म लिया है कि जजेस खौफ का शिकार हैं या जजेस
तासुब के ऊपर मबनी फैसले दे रहे हैं, लिहाजा हम अपनी उन गलतियों को मानते हुए दुरुस्त करते हैं। जरा अब 17 सितंबर 2023 ये वो दिन था जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला था। आप जरा रिकॉल कीजिए उन तमाम तर फैसलों को, बिलखसूस इंतखाबात से मुतल्लिक फैसलों को। उन इंतखाबात से मुतल्लिक फैसलों के रेपरकशन आज तक आ रहे हैं। 13 जनवरी का वो फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती, जमहूरी, कोई भी आप शोबा फिक्र ले लें, उसका एक बदतरीन फैसला था जो स्याह हरूफ में मौरिख लिखेगा और उसकी तारीख लिखी जा रही है। बल्कि अब तो जमाना भी बड़ा जदीद है, अब शायद ये डिजिटल तारीख लिखी जा रही है जो रोज हम आपके सामने बैठकर ये सारी जो तकलीफ है वो बयान कर रहे होते हैं जब हम अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं। तो अगर एक अवामी राय को जांचते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती दुरुस्त करने का फैसला किया है, तो क्या ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मुताबिक उनके नजदीक जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर होगी या फिर उनकी 17 नवंबर 2023 के बाद किए गए फैसलों के ऊपर भी होगी? क्योंकि उनके जो दिए गए फैसले हैं उस पर जरा बाहर निकलें वो खुद, या फिर मीडिया निकलता है, या फिर आप देखने वाले, आप क्या समझते हैं अवामी राय क्या है अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस अवामी राय का बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग समझते हैं, ना कि वैसे जैसे उन्हें आगाह किया जाता है, क्योंकि वो तो खैर बड़े मासूम है, मीडिया देखते नहीं है, सोशल मीडिया देखते नहीं है, बकौल उनके, तो शायद उन्हें रातों को नींद भी ना आए क्योंकि उनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान का जो हशर हो चुका है, जो पाकिस्तान की आवाम सोचना चाह रही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जनाबे वाला 5 सवाल पूछे गए थे इस सदारती राय में, सदारती रेफरेंस की इस राय में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने राय में लिखा है कि जी क्या जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले का इतलाक सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतों पर बतौर अदालती नज़ायर लाजिम है। ये सदारती रेफरेंस में सवाल पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट जनाब इस सदारती रेफरेंस पर जवाब जो है वो नहीं दे सकती क्योंकि हमने इस हवाले से कोई कानूनी मुआवनत हासिल नहीं की और इस सवाल में कोई कानूनी सवाल भी नहीं था। फिर वो आगे कहते हैं कि जो दूसरा सवाल है, क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देना अदालती कत्ल था या सजा देना मुनसिफाना था? सदारती रेफरेंस में तीसरा और ये 5वां सवाल था। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की बुनियाद पर ना ही शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकती है और ना ही फैसला कलअदम करार दे सकती है। इस सारे मामले पर अब मैं आता हूं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था, उस फैसले के बाद कानून के मुताबिक रिव्यू यानी नजरसानी की दरखास्त थी, वो नजरसानी की दरखास्त भी मुस्तरद हो चुकी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है ये फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है, लिहाजा हम इसको नहीं छेड़ सकते। कानूनी तौर पर तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर यहां पर मुझे कोई शख्स ये बताए कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) जिसके तहत ताहयात महली जो थी वो ताहयात थी 62(1)(f) के तहत, उसकी डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई थी। फैसला अच्छा था, बुरा था, डिबेटेबल है, मगर उस फैसले के ऊपर 2018 में ही रिव्यू इस्तेमाल कर लिया गया था और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 2023 में बैठकर उस फैसले को ही उड़ा देते हैं। तो अगर 62(1)(f) वाला फैसला उड़ाया जा सकता है तो फिर एक साबिक वजीर आजम को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा सकता? उनका यह फैसला कलअदम क्यों करार नहीं दिया जा सकता? मजीद आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैर इससे कबल भी कुछ नज़ायर हैं कि कुछ जो सैक्ट एम्प्लॉयज केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला, फिर उसके ऊपर नजरसानी आई और फिर नजरसानी को मुस्तरद करके सो मोटो पावर इस्तेमाल करके इनके आर्टिकल 184(3) के तहत रिलीफ दे दिया गया। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हो, सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच हो, उसके सामने आइन का आर्टिकल 184(3) सो मोटो का अख्तियार भी था और उसके साथ साथ जो दूसरा मामला था वो आइन का आर्टिकल 187 यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो आइन के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ देने का जो अख्तियार है वो भी था, वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया। मजीद इससे आगे बढ़िए। जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला, मनसब संभाला, तो उस दौरान उन्होंने एक केस समाअत के लिए मुकर्रर किया, फैजाबाद धरना नजरसानी केस। फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब वो जज थे, जब उन्होंने 2017 में एक फैसला दिया था, उसके खिलाफ 2019 में गालबन कुछ नजरसानी दरखास्तें दायर हुई थी, वो फिर नहीं लगाई गई, चीफ जस्टिस ने आकर वो दरखास्तें लगाई। अब नजरसानी की दरखास्त में बैठकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इंक्वायरी कमीशन बनवा देते हैं। और वो जो इंक्वायरी कमीशन है वो अपनी मर्जी का बनवाते हैं। उस इंक्वायरी कमीशन को किस कानून के मुताबिक बनाना है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताते हैं। जो पहला एक बनाया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से उसे मुस्तरद करते हैं, अपनी मर्जी का एक इंक्वायरी कमीशन बनवाते हैं और उस इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबरान हैं वो बड़ा ही मिरेकली मौजज़ाना तौर पर वो लगते हैं जो कुछ अर्सा कबल तक मुल्क के मुख्तलिफ बड़े अखबारों में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कसीदे गाते थे, तो उनको सरबराही दे दी जाती है। मजीद भी इससे कदम आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बैरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए, पहले दिन आके कहा कि जी ये कौन सा बेंच है, ये अमल दरामद बेंच क्या होता है, ये आइन और कानून के मुताबिक है? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान या कोई वकील सामने थे, उनसे पूछने लगे। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी तो कोई आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। माजी के चीफ जस्टिस जो ये बेंच बना चुके थे उनके ऊपर तनकीद की और फिर उसी बेंच में बैठकर समाअत शुरू कर दी।
और गालबन किसी वकील ने फिर जब ये इस चीज की निशानदेही की तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये अमल दरामद बेंच नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। और फिर उस केस को सुना, और ना सिर्फ उस केस को सुना, उस केस में बैठकर एक ही दिन दर्जनों सो मोटो नोटिस लिए गए। और वो सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अब 3 रुकनी कमेटी लेती है, लेकिन चीफ जस्टिस कमरा अदालत में लेते रहे। उसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल क्या है? वाज़ेह मिसाल एक है, वो ये है कि अब बैरिया टाउन अमल दरामद केस में अखबारी खबरों का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इमरान खान के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके ऊपर नोटिस दे दिया और उसके ऊपर जवाब भी तलब कर लिया, उस मामले को निपटा भी दिया, फैसला भी सुना दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जहां चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस आइन और कानून की टेरिटरी से बाहर निकले, फ्रंट फुट पर आकर खेले और अपनी मर्जी के फैसले सुनाए। और यहां पर जहां एक साबिक वजीर आजम को इंसाफ देना था, 7 समातें गालबन हुई हैं गुज़श्ता 4 माह में, जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस सदारती रेफरेंस की समात रखी है। मैराथन समातें थी। अगर कोई एक समात का कोई एक हिस्सा भी मैं आपको निकाल कर आपके सामने रखूं तो उसमें आपको नजर आएगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस जजमेंट को उड़ाने ही लगे हैं, मगर आज नहीं उड़ाया गया। तो कानून के मुताबिक अगेन मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जजमेंट फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है तो उसको नहीं छेड़ा जा सकता। और फिर ये एक सदारती रेफरेंस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालात से भी बाहर नहीं जा सकती थी। मगर जब माजी में आपने मुख्तलिफ मुकदमात में ये कारनामे, ये गुल खिलाए हैं, ये कारनामे सरंजाम दिए हैं और इसका सारा क्रेडिट भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जाता है, तो फिर इस एक ऐसे केस में ये सब क्यों नहीं किया गया जिसमें एक साबिक वजीर आजम को आइन की सरबलंदी के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूर के लिए कंप्रोमाइज ना करने के लिए उस वक्त के फौजी डिक्टेटर जियाउल हक के सामने ना झुकने की पादाश में तख्तादार पर लटकाया गया और आज 44 साल भी बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। दूसरी और सबसे अहम बात वो ये है कि जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए हैं जनाब, माजी के उनके ऊपर एक टैग लगता रहा है और बहुत हद तक दुरुस्त, बहुत हद तक नहीं बल्कि 100% दुरुस्त है कि मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो माजी का गांधी साफ करने लगे। उन्होंने इसी सिलसिले में मुशर्रफ केस लगाया, भुट्टो केस लगाया, उसके साथ साथ जजेस का केस था, शौकत अजीज सिद्दीकी केस था, फैजाबाद धरना, बैरिया टाउन अमल दरामद केस, ये कुछ अहम केसेस थे। इनमें अभी शौकत अजीज सिद्दीकी केस भी रहता है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, गालबन उसकी जजमेंट रिजर्व की गई है। और उसके साथ साथ फैजाबाद धरना, ये भी इसकी जो समात है वो रहती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की केस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है, वो भी 8 तारीख से कबल सुनानी है, यानी कल या परसों वो भी सुना दी जाएगी। तो इसके बाद क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो सबसे अहम मामला, बुनियादी इंसानी हकूक का मामला, जिनमें सबसे अहम मामला जो मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैंने इसके ऊपर बड़ी बात भी की है, वो जनाब है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और गालबन जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। 23 अक्टूबर 2023 को इन्होंने एक जबरदस्त लैंडमार्क जजमेंट दी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, इन दोनों ने बैठकर एक बेंच बनाया। उस बेंच में स्टे दिया 13 तारीख को। जिस दिन स्टे दिया उस दिन बेंच अपने ऊपर, अपनी मौजूदगी पर एतराज़ उठने के बावजूद भी सरदार तारिक मसूद साहब बेंच से अलग नहीं हुए, स्टे दिया, पूरी इजाज़त दी फौजी अदालतों को जाकर ट्रायल करो सिविलियंस का। और फिर 13 दिसंबर के बाद 29 जनवरी को केस की दूसरी समात होती है और दूसरी समात में बेंच से उठ जाते हैं और आज तक उस मुकदमे का कोई अता पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहीं उसकी फाइलें दब चुकी हैं और या गालबन उस बुनियादी इंसानी हकूक के मकबरे तले दब चुकी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉन में बनाया जा रहा है और जो अब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का सबसे अहम यानी ब्रेन चाइल्ड है। तो ये सारे मामला थे। और फिर तीसरा और अहम मामला, बड़ी तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, होनी भी चाहिए, गलती तस्लीम भी करनी चाहिए। गलती तस्लीम होगी तो ही कौमें आगे बढ़ती हैं। नो डाउट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का इस हद तक क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने उन केसेस को छेड़ा जो कि शायद माजी के चीफ जस्टिस नहीं छेड़ते थे, कि ये एस्टैब्लिशमेंट की रेड लाइन है। मुशर्रफ केस हो गया, ये केस है, ये उससे कबल कुछ केसेस थे, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने छेड़ा। लेकिन मेरे नजदीक महज ये ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। यानी लम्हे मौजूद में पाकिस्तान के गुज़श्ता 75 साल में जो कुछ हुआ उसकी सिवेरिटी इतनी नहीं थी, उसकी शिद्दत इतनी नहीं थी जो पिछले गुज़श्ता 1.5-2 सालों से और स्टिल अभी तक होता आ रहा है। और उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब माजी में लगे हैं, खबरें बन रही हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं और फिर तनकीद होती है तो फिर हमें नोटिस भी आ रहे हैं, सहाफ़ी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, रिमांड भी मिल रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो इन सारे मामलात के बाद जनाब अब शायद इमरान खान के ऊपर एक और साबिक वज़ीर आज़म है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो था वो तारीख का बदतरीन ट्रायल था, बनी नो इंसानी तारीख का शायद बदतरीन ट्रायल था, कि सेशन अदालत की बजाय हाई कोर्ट में बैठ के वो ट्रायल हुआ। और फिर जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया, जिस तरह शवाहिद को नहीं देखा गया, बदतरीन ट्रायल। मगर उसके बाद अगर पाकिस्तान की अदालती तारीख को देखा जाए या फिर शायद हम दुनिया की अदालती तारीख को देखें तो जिस तरह एक और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर 29 जनवरी, 30 जनवरी, 2 मार्च
2 फरवरी 2023 इंतखाबात से कबल 3 मुकदमों में भोंडे तरीके से ट्रायल करके क्या किया गया, सजा दी गई, हैट्रिक मुकम्मल की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है। बहुत सारे दोस्त ये गिला करते हैं कि हम बिला वजह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर ये तनकीद करते हैं, इन सब से उनका क्या ताल्लुक? तो आप जरा चीफ जस्टिस हों या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी अदालत के जज हों, चाहे हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उसका जरा हल्फ उठा के देखिए जब वो कसम खाता है कि वो आइन और आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ्फुज करेगा। तो फिर आइन का आर्टिकल 4 हो, आइन का आर्टिकल 9 हो, आइन का आर्टिकल 10A हो जो फेयर ट्रायल की बात करता है, उसको प्रोटेक्ट आपने, मैंने, सेशन कोर्ट में बैठे किसी जज ने, प्रोसिक्यूशन ने नहीं करना। उसको जो प्रोटेक्ट करना है, उसकी जो जिम्मेदारी है, जो उसका हल्फ है, जो उस हल्फ में उसने तहफ्फुज की कसम खाई है, वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है। और उनकी जेर सरपरस्ती पाकिस्तानी अदलिया में इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं, मगर मुकम्मल तौर पर खामोशी है, क्योंकि कहा जाता है, और अब इस हद तक बात काफी हद तक दुरुस्त भी है, कि शायद इमरान खान हो या वो सियासी जमात हो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। जनाब, ना हो पसंद, लेकिन आप जिस मसनद पे बैठे हैं, आपका जो मनसब है वो आदल का मनसब है, और जो अदल करना है वो खुदा का, अल्लाह ताला का वस्फ है। तो खुदारा उस तरफ भी आगे बढ़िए, नहीं तो आपने अपनी जो लेगेसी अब तक बना ली है, अभी भी वक्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो उनकी लेगेसी बन चुकी है वो अब वापस नहीं आ सकती, बिलखुसूस इंतखाबात से मुतल्लिक 13 जनवरी का फैसला। मगर काश कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अब वाकई ही माजी से फरागत हासिल करने के बाद हाल में आए और इस हवाले से कोई आइन की सरबुलंदी के लिए, कोई दिखावे का ही सही, कोई खबरों के लिए ही सही, कोई एक ऐसा इकदाम तो हो जिस पर बात की जाए, जिस पर कोई तसल्ली हो कि हम किसी महज़ब माशरे में रहते हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।